हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मौलिकता, लचीलापन और प्रवाह निम्नलिखित में से किसके घटक हैं? बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता, प्रेरणा, व्यक्तित्व। तो जो मौलिकता, लचीलापन और प्रवाह है ये रचनात्मकता के घटक हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता वाले विद्यार्थी की विशेषता नहीं है? उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है, वे अक्सर नए विचारों और नव विचारों के साथ आते हैं, वे विभिन्न तरीके से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उनकी समस्या को सुलझाने का कौशल उच्च कोटि का होता है। तो जो सृजनात्मक बुद्धि वाले विद्यार्थी होते हैं वे अक्सर नए विचारों और नव विचारों के साथ आते हैं, साथ ही वे विभिन्न तरीकों से समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं और उनकी समस्या को सुलझाने का कौशल भी उच्च कोटि का होता है। बट उनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है। ये सृजनात्मक बुद्धि वाले विद्यार्थी की विशेषता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि सृजनात्मक बुद्धि वाले विद्यार्थी की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मनोसामाजिक उद्देश्य नहीं है? शक्ति की आवश्यकता, संबद्धता की आवश्यकता, भूख का उद्देश्य, उपलब्धि की आवश्यकता। तो जो मनोसामाजिक उद्देश्य है उसके अंतर्गत शक्ति की आवश्यकता, संबद्धता की आवश्यकता और उपलब्धि की आवश्यकता ये तीनों ही आ जाते हैं। बट भूख का उद्देश्य मनोसामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है मनोसामाजिक उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना। विकास क्रमबद्ध होता है, विकास केंद्र से हाथ पैर की तरफ होता है, विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है, विकास अव्यवस्थित होता है। तो जब एक बच्ची जो है चलने से पहले खड़ा होना सीख रही है और बोलने से पहले बड़बड़ाना सीख रही है, तो ये कौन सा सिद्धांत है? ये है विकास क्रमबद्ध में होता है, यानी कि जो विकास होता है वो एक सीक्वेंस में होता है, एक क्रम में होता है। ठीक है, बच्चा क्या करता है? पहले बैठना सीखता है, उसके बाद खड़ा होना सीखता है, फिर उसके बाद चलना और फिर दौड़ना सीखता है। तो इस तरीके से एक्टिविटी होती है, एक क्रम एक सीक्वेंस में होता है। तो जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान, 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे का कार्य। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान, 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। बट अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटे का कार्य जो है इसकी बात नहीं की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत। तो जो एल्बर्ट बंडूरा है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से अपना संबंध रखते हैं, जिन्होंने बेबोडॉल पे अपना प्रयोग भी किया था। तो जो है ऑप्शन नंबर इसमें से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो सिगमंड फ्रायड। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो पियाजे। ठीक है, व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन लोग आते हैं? तो पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक ये लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब बाहर से इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास किया जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा कार्य में रुचि लेना शुरू किया जाए, बाहरी प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, बाहरी आंतरिक प्रेरणा,
इनमें से कोई नहीं। तो जब व्यक्ति को बाहर से जो है मोटिवेशन दिया जा रहा है कि वो उस कार्य में रुचि ले, तो ये किस प्रकार का अभिप्रेरणा है? ये बाहरी अभिप्रेरणा है। तो जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक अच्छा वक्ता होना, छात्रों की कठिनाई को दूर करना, कक्षा में समय पर आना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वो अपनी छात्रों की कठिनाई को दूर कर सके। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षिका अपनी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है? प्रयोग और अभ्यास द्वारा, सीखने के हर कदम पर पुरस्कार देकर, प्रतियोगिता को प्रोत्साहित कर कर, प्रसंग को छात्रों के जीवन से जोड़कर। तो जो है तो ऑप्शन नंबर इसमें डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो शिक्षिका है वो प्रभावी अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है? प्रसंग को छात्रों के जीवन से जोड़कर। निम्नलिखित में से कौन अनुभूति पर नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है? शर्म, गर्व, प्रेरणा, प्रशंसा। तो जो अनुभूति होती है उस पर गर्व, प्रेरणा या प्रशंसा जो है वो सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं, बट शर्म जो है वो नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10+2+3 शिक्षा योजना की स्तुति की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा, मुदालियर कमीशन द्वारा, कोठारी कमीशन द्वारा, राष्ट्रीयकृत कमीशन द्वारा। तो जो 10+2+3 शिक्षा योजना की संस्तुति है वो कोठारी कमीशन के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समग्र विकास मूल्यांकन के निम्नलिखित तरीके से मापा जा सकता है? योगात्मक मूल्यांकन, निरंतर व्यापक मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, परिणाम आधारित मूल्यांकन। तो जो है ऑप्शन नंबर इसमें बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी समग्र विकास मूल्यांकन जो है निरंतर व्यापक मूल्यांकन तरीके से मापा जा सकता है। संवेदी पेशी और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बच्चे द्वारा किस प्रकार की प्रकृति प्रतिबिंबित होती है? स्वार्थी, लालची, अहंकारपूर्ण, देखभाल। तो जब बच्चा होता है, अगर वो संवेदी पेशी और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान में होता है तो वो अहंकारपूर्ण व्यवहार करता है, यानी कि अहम केंद्रित उसके अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो है एक छोटा बच्चा है, अगर आप उससे जो है उसकी चॉकलेट्स या फिर खिलौने लेना चाहते हैं तो वो आपको हरगिज़ नहीं देगा, क्योंकि वो क्या करेगा कि रोने लगेगा, तुरंत स्टार्ट कर देगा, या फिर उन चीज़ों को आपको टच भी नहीं करने देगा। तो क्यों नहीं हो क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? अहम केंद्रिता होती है, जो है ईगो सेंट्रिक होता है। तो ये किस एज में होता है? तो कभी कभी इसको जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत या फिर जो है संवेदी पेशी अवस्था की जो बीच की अवधि होती है उसके अंतर्गत, यानी 2 से लेकर 7 वर्ष की एज में ये चीज़ें आती है, जो कि ईगो सेंट्रिक का जब बच्चा व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण, परीक्षा की संख्या, आनुवंशिकता, वातावरण। तो जो व्यक्तित्व का विकास होता है उसमें आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मानव का विकास क्या है? मानव का विकास क्या होता है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या होता है? गुणनफल होता है। ठीक है, बिना हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के किसी भी व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हस्तक्षेप या अवरोधन डैश प्रकार के हो सकते हैं? 4, 5, 1, 2। हस्तक्षेप या अवरोधन होते हैं, ये बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विस्मरण होता है जब कुछ अधिगम
होता है, हम कार्यों के बारे में सोचते हैं, एक सिद्धांत बनता है, कुछ विचार पुनः जीवित होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विस्मरण कब होता है, जब हम कुछ अधिगम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक बच्चों के बीच बाल केंद्रित शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे सकता है? रुचि और जरूरतों का विकास, अनुभव के आधार पर शिक्षा, स्वतंत्रता, उपयुक्त सभी। तो जब शिक्षक बच्चों के बीच में बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना चाहता है तो वो रुचि और ज़रूरतों का विकास करके, साथ ही अनुभव के आधार पर शिक्षा देकर और स्वतंत्रतापूर्वक शिक्षा देकर, यानी कि ये जो सभी ऑप्शन है वो सभी बाल केंद्रित शिक्षा को जो है बढ़ावा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। जीन पियाजे के अनुसार संक्रियात्मक बौद्धिकता डैश का सक्रिय पहलू है, मनोवृत्ति, रचना, बुद्धि, बोध। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी संक्रियात्मक बौद्धिकता किसका सक्रिय पहलू है, तो बुद्धि का। निम्न में से कौन सा एक बच्चे के विकास को मापने के लिए मापदंड नहीं है? दांतों का निकलना, लंबाई, सीखना, वजन। तो हम दांतों के निकलना या फिर लंबाई, वजन, इन सारी चीज़ों को तो माप सकते हैं, बट क्या कितना हमने सीखा, क्या आप इसको कभी माप सकते हैं? तो नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो है बच्चे का विकास में उसने कितना सीखा इसको हम नहीं माप सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए कक्षा में होना चाहिए लड़कों के लिए विशेष परिवेश, लड़कों और लड़कियों के लिए असमान वातावरण, लड़कों और लड़कियों के लिए समान वातावरण, इनमें से कोई नहीं। तो जब आप लैंगिक अंतर को दूर करना चाहते हैं कक्षा में, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप को ख़त्म करना चाहते हैं या फिर कम करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको लड़कों और लड़कियों के लिए समान वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से क्या वैयक्तिक भिन्नता के अध्ययन के अंतर्गत आता है? सांस्कृतिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता, उपरोक्त सभी। तो जो वैयक्तिक भिन्नता होती है इसके अंतर्गत ये सारी ही चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि सांस्कृतिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वैयक्तिक भिन्नता क्या विभिन्न प्रकार की हो सकती है। कोई किसी से ऐसा थोड़ी है कि बस मानसिक तौर पे ही भिन्न होता है, शारीरिक तौर पे भी हो सकता है, आर्थिक तौर पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे ही कारक जो है वैयक्तिक विभिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हे फ्रेंड्स, ये थे आज की वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।